नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर विजय क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था, मैं अगली क्लास में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा सारणिक के। तो मैं आज कुछ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगे, वो क्वेश्चंस में लाया हूँ, या फिर इनके आधार पर ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। डिटर्मिनेंट टॉपिक का नाम है और उसके आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाने वाला हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन में कहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब ए माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स बराबर 0 का एक हल होगा। तो इसका एक हल होगा, हमें यह बताना है कि हल होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और हमसे कहा है कि 0 होगा, या फिर ए प्लस बी माइनस सी होगा, या ए माइनस बी प्लस सी होगा, या माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो यदि हम इसको करना चाहे तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने लिया यहाँ पर ए माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स, और इस डिटर्मिनेंट में हमने अप्लाई किया कि R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम इसमें R1 में R2 प्लस R3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ये भी A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा, और सी बी माइनस एक्स ए और सी माइनस एक्स इसी प्रकार रहेंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू तो 0 है, लेकिन हमसे बोला है ए प्लस बी प्लस सी भी 0 है। तो जब हम इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा हमारा? यहाँ पर कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को हमने पूरे डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले लिया, और जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अब अंदर जो बचा वो हुआ 1 बी माइनस एक्स ए और 1 ए सी माइनस एक्स इक्वल टू, ये सभी 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यदि हम इसको इस पूरे डिटर्मिनेंट को 0 में डिवाइड कर दें तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, या x उधर पहुंचा तो x बराबर a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हमें निकालनी थी क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, एक इसका हल ज्ञात करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर कहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर n, देन द वैल्यू ऑफ, ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 4 ऑप्शन भी हमें गिवन है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n है। तो यहां पर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं कि R1 इक्वल टू, या फिर कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम कॉलम में अप्लाई करेंगे। कॉलम यहां पर हमने लिखा C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब इस तरीके से लिखा हमने C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारे पास ये बनकर आ गया। क्या बनकर आया? फर्स्ट कॉलम में हमारे पास हो गया ये 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और थर्ड एलिमेंट भी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी होगा। सेकंड रो इसी प्रकार रहेगा, बी 1 प्लस बी
सी सी 1+c, ठीक है। और हमें यहां से कॉमन मिल जाएगा क्या, हमने यहां से कॉमन लिया 1+a+b+c कॉमन लिया, तो अंदर बचा हमारे पास 1 b 1+b b c 1+c। कॉमन लेने के बाद ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। अब हमें गिवन है a+b+c की वैल्यू n, तो इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आगे करना है। अब हम यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास जो बना 1+a+b+c, और ये इसमें हम फिर अप्लाई कर सकते हैं r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इक्वल टू r1 माइनस r3। इस तरीके से हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर आएगा, ये मैंने यहां पर अप्लाई किया कि r2 इक्वल टू r2 माइनस r1 एंड r3 इक्वल टू r3 माइनस r1। तो ये हमारा बनकर आएगा 1b और c। पहली रो तो हमारी ऐसी रहेगी, दूसरी में 1 माइनस 1 0, 1+b माइनस b करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और c माइनस c 0 हो जाएगा। और r3 इक्वल टू r3 माइनस r1 जब हमने ऑपरेशन लगाया तो r3 में से r1 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। तो इस प्रकार से जब हम इसको आगे अप्लाई करेंगे तो हम इसको 1 के रेस्पेक्ट में खोल सकते हैं। और जब हमने 1 के रेस्पेक्ट में खोला, ये हमारे पास बना था क्या, 1a+b+c+1, चेक कर लेते हैं। हाँ, 1+a+b+c 1bc 0 1 0 0 0 1, 1bc 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से हमारा ये डिटर्मिनेंट तैयार हुआ 0 0 1, ठीक है। अब हमने जो कॉमन ले रखा है उसको तो ऐसे रहने देंगे, और इसको हमने 1 के रेस्पेक्ट में खोला तो 1 लिया तो ये वाली रो कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, केवल हमारे पास बचा 1 0 0 1, ठीक है। इसका जब हम एक्सपेंड किया तो a+b+c+1, ठीक है, और ये हमारा 1 हो गया मल्टीप्लाई बाई 1। और a+b+c की वैल्यू हमें गिवन है n, a+b+c की वैल्यू n है, तो ये हो जाएगा हमारा, हम a+b+c की वैल्यू रखेंगे n+1, तो आंसर आ गया n+1, जो कि सही आंसर हुआ बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे टाइम बचाने की, और जल्दी से जल्दी हम कुछ बातें माइंड में सोचेंगे और कुछ कॉपी पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें टाइम बचाते हुए आगे बढ़ना है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ आप मात्र 15 से 20 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। 15 से 20 सेकंड में आराम से सोल्व हो जाएगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 कोटि का डिटर्मिनेंट है, और इसमें कहा है कि यदि ये डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट दूसरे सारणिक के बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ 5a2 इक्वल टू 2 1 3 2 देन द वैल्यू ऑफ a r। और 4 ऑप्शन गिवन है हमें, +-1 +-3 +-2 एंड +-4। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, यहां पर हमें दिया हुआ है 5a2 इक्वल टू 2 3 1 2, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट जैसे कि हम सब जानते हैं सॉल्व किया जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है क्रॉस, 5 2 जा 10 माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4 और माइनस का 3 1 जा 3, ठीक है। और ये प्लस माइनस में आता है, कोई भी डिटर्मिनेंट का आंकिक मान जो आता है सोल्व होने के बाद प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो 10 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 3 गया +-1, और हमारे पास आ गया माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम +1 लेते हैं तो उधर पहुंचकर -10 हुआ, और माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -9, तो a की वैल्यू आ जाएगी +-3, a की वैल्यू +-3, और यदि -1 लेते हैं तो 11 आएगी, जो कि ये नहीं होगी। हमारे पास केवल ऑप्शन दिया हुआ है +-3 का, तो हम a की वैल्यू +1 लेकर ही
+-3 ला सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया +-3, क्योंकि यदि हम -1 लेते हैं तो -1 और -11 अंडर रूट में आएगा कुछ। ठीक है, और माइनस अंडर रूट में 11 आएगा। ठीक है, +-√11 जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सारणिक जो है हमें आंकिक मान उसका +- में लेकर करना होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो हो गया है, इसका +-3 आंसर आया। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है ये फोर्थ क्वेश्चन में कहा है इफ ABC MNP XYZ equal to K, then the value of 6A 2B 2C 3M NP 3XYZ will be। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें वैल्यू दी हुई है, K की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू K दी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। इसका मान हमें ज्ञात करना है। यदि इसका मान दिया है तो चार ऑप्शन हमें दिए, ए ऑप्शन दिया है K/6, बी ऑप्शन दिया है 2K, सी दिया है 3K और 6K फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि आप और अच्छी हमसे तैयारी चाहते हैं और हर सब्जेक्ट में हर क्लास के मैथ्स की कोई एप्लीकेशन हमें यूज करना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। विजय क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें 10th 9th 10th 11th 12th और भी सभी सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश की सभी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, वहां पेड मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी वहां से। ये यूट्यूब चैनल पर जितना हो सकेगा मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप यदि हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारे क्लासेस के बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रेगुलर क्लास का आनंद उठाइए। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन कोशिश करूंगा मैं, हर संभव प्रयास करूंगा मैक्सिमम क्लासेस यहाँ आपकी मिले यूट्यूब पर। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से विजय क्लासेस एप्लीकेशन की मदद से आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे दिया है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो जो हमसे डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछी है वो है 6A 2B 2C 3M NP 3XYZ। तो हम इसमें, मैंने एक क्वेश्चंस जब हम प्रॉपर्टी करा रहे थे उसमें भी आपको बताया था, तो प्रॉपर्टी में मैंने बताया था हम किसी भी स्तंभ या कॉलम में से रो और कॉलम किसी में भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें कॉमन लिया, किसमें कॉमन लिया, फर्स्ट रो में कॉमन लिया 2 एंड फर्स्ट कॉलम में भी कॉमन ले लिया, फर्स्ट कॉलम में कॉमन लिया 3। ठीक है, तो हमारा 6 बाहर आ गया और यहाँ पर ये हो गया A, यहां से हमने 2 कॉमन लिया है तो B हो गया, और ये C, यहां से 3 कॉमन ले चुके हैं हम, तो M X N Y P Z। इस प्रकार से हमारा एक डिटर्मिनेंट बन गया। 3 2 6 होते हैं और ABC MNP XYZ की वैल्यू हमें गिवन है K, तो हम इसको आंसर लिख देंगे 6K, जो कि डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 6K हमारा आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में आया हुआ है, तो मैं मानता हूं कि टीजीटी पीजीटी मैथ विषय के लिए इतना हार्ड नहीं है। बस हमें थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम पढ़ाई करेंगे, थोड़ी सी अपने जागरूक रहेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी की जो पेपर होगा, टीजीटी का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको टीजीटी पीजीटी के ही क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर आया हूं, उन्हीं की एक श्रृंखला मैंने बनाई है जो कि आपके सामने है और आप देख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी 2013 में केवल क्वेश्चन में पूछा है कि आव्यूह, ये जो आव्यूह दिया हुआ है ये सारणिक का क्वेश्चन नहीं है, आव्यूह का क्वेश्चन आ गया है और आव्यूह में पूछा गया है कि ये आव्यूह कैसा आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। सारणिक में भी मैंने आपको बताया होगा और
ये ऑब्व्यू का टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है या हैमिल्टन मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो हमें ये बताना होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। यदि कोई ऑब्व्यू के स्तंभ को कॉलम में बदल दिया जाए और माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो हमें ऑब्व्यू वही प्राप्त हो जाए, लेकिन साइन माइनस में माइनस कॉमन लेकर जो प्राप्त हुआ है वो हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स विषम सममित ऑब्व्यू होता है। कैसे होता है देखिए, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हमें ऑब्व्यू दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 0 -3 और -5 -2 आइटा 3 0 9 और 5 + 2 आइटा -9 0, ये ऑब्व्यू गिवन है। और यदि मैं इसमें रो को कॉलम में बदल दूं, सभी पंक्तियों को कॉलम में बदल दूं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका ए डैश निकाला जाए, क्या निकाला जाए, इसका ए डैश निकाला जाए, ट्रांसपोज निकाला जाए, तो रो कॉलम में परिवर्तित हो जाएंगी। ये 0 3 5 + 2 आइटा हमारा इस तरीके से यहां लिख जाएगा 5 + 2 आइटा, -3 0 -9 -3 0 -9 ये आ गया, और -5 -2 आइटा -5 -2 आइटा 9 और 0 इस तरीके से आ जाएगा। तो a इक्वल टू -a डैश आ रहा हो। अब इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले तो माइनस बाहर कॉमन लेकर क्या हुआ 0 -3, और ये हमारा माइनस का 5 -2 आइटा, क्योंकि प्लस के हैं और माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर माइनस हो गया, लेकिन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 3 0 9 और ये हो जाएगा 5 + 2 आइटा -9 0, ठीक है। इसकी रो और कॉलम में केवल इतने डिफरेंस है प्लस और माइनस का, तो ये विषम सममित ऑब्व्यू का रूप होता है। क्या इसकी क्या पहचान है, ए डैश इक्वल टू -a कह सकते हैं, या फिर a इक्वल टू -a डैश होता है। a इक्वल टू -a डैश, a स्टार्ट किया था हमने और माइनस लगाकर ये a डैश हमारा तैयार हो गया, ठीक है। a इक्वल टू यदि -a डैश के रूप में हो तो वो विषम सममित ऑब्व्यू का ही रूप होता है, और विषम सममित ऑब्व्यू ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द समीकरण 2x - 3y + 2z = a, 5x + 4y - 2z = -3 एंड x - 13y + kz = 9 का एकाकी मान नहीं होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन, तीन इक्वेशन हमें दी हुई हैं और विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। हमसे कहा गया कि एकाकी मान नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की कक्षाओं में भी बताया है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास जो होती है, तो डेल इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यूनिक एकाकी मान नहीं होगा, उल्टा कहा गया है विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम यहां पर डेल्टा का मान 0 के बराबर लेकर चलेंगे। और डेल्टा कहां से बनेगा, हमारा डेल्टा बनेगा जो हमें इक्वेशन दी हुई है उनके कोफिशिएंट से हम डेल्टा का मान बनाएंगे। 2 5 और 1 x के कोफिशिएंट हो गए, और y के कोफिशिएंट -3 4 एंड माइनस का 13, और z के कोफिशिएंट होंगे 2 -2 एंड k, और इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट किया, और जल्दी से रिपीट करके हमने इसको मल्टीप्लाई स्टार्ट की। मल्टीप्लाई किस तरीके से स्टार्ट की मैंने पहले भी आपको बताया है, ये आसान तरीका है किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। तो हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी शुरू की, 4 दूनी 8 के हो गया यहां पर 8 के, और ये हो गया 3 2 जा 6 और प्लस का 5 2 जा 10, 10 की 13 में करेंगे तो -13 में 130 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का साइन लगाते हुए मल्टीप्लाई को क्रॉस उल्टी तरफ से करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या आया, यहां से मिला हमें 5 3 जा 15 माइनस का 15 के, 2 2 जा 4 माइनस का 4, और -4 की जब हमने की -13 में तो प्लस का 52,
13 चौके 52 होते हैं, ठीक है, और 4 दूनी 8 एकम 8, ये 8 के बराबर आ गया, बराबर 0। अब हमारे पास क्या बना यहाँ पर 8k और माइनस का 124, ये हो गया प्लस का 15k, और 52 और 8 60, तो माइनस का 60 बराबर 0, और यहां से 15 और 8 होते हैं 23 के, इक्वल टू दोनों जुड़कर इधर आ गए। 124 में जब हमने 60 को ऐड किया तो 4 और 6 2 8, 184 बना। तो यहां से हमारे पास आ गया कि 23 के बराबर 184 और k इक्वल टू आ गया 184/23। k की वैल्यू यहां से देखते हैं 8 आती है, 3 आती है, 2 आती है, 6 आती है। तो जब हम काटेंगे इसमें तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 8 टाइम्स मुझे लगता है कटेगा, क्योंकि 3 8 जा 24 होते हैं और 4 ही लास्ट इसका 184 का चेक कर लेते हैं। 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 और 8 2 जा 16 और 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 8। तो हमारा जो आंसर आया इस क्वेश्चन का 8 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हम एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि देखिए ये भी क्वेश्चंस पीजीटी 2010 की परीक्षा में आया हुआ है। टीजीटी की बात नहीं कर रहा मैं, पीजीटी 2010 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और टीजीटी का तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा इससे लो होगा, लेकिन पीजीटी की परीक्षा में जब आया हुआ क्वेश्चन है तो टीजीटी में भी ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है और ये आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 3x - 8 3 3 3 3x - 8 3 एंड 3 3 3x - 8 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक इक्वेशन हमें 1 रूट ऑफ द इक्वेशन का 1 रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, समीकरण का एक मान, एक हल होगा। क्या हल होगा? 8/3 होगा, 2/3 होगा, 1/3 होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। और ये क्वेश्चन भी हमारा टीजीटी 2003 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां मैं दिखा रहा हूं जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं। टीजीटी 2003 के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है और इसमें हमसे केवल x की वैल्यू पूछी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू भी दी है 0 के बराबर है, तो हमने इसमें ऑपरेशन लगाया। क्या यहां पर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर कॉलम में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने R1 में अप्लाई किया, रो में अप्लाई किया क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास हो गया ये कि 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 3 6 होंगे और 6 ये माइनस का 8 है। ठीक है, -8 प्लस 6 हो जाएगा। -8 प्लस 6 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 3 ये प्लस ये हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो गए और -8 फिर वही आएगा 3x माइनस 2, और थर्ड एलिमेंट भी हमारा 3x माइनस 2 ही आएगा। नीचे के एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट इसमें जो मैंने तरीका बताया था 3x - 8 3 3 3 3x - 8, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को लिखकर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि ये वाला मेथड थोड़ा आसान होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हमने 3x - 2 कॉमन लिया तो हमारे पास केवल 1 1 1 ऊपर बचा, नीचे 3x - 8 3 3 3 और 3x - 8 बचा इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम कर सकते हैं कॉलम को माइनस कर सकते हैं, रो को माइनस कर सकते हैं, तो या फिर इस पूरे डिटर्मिनेंट को मैं 0 में भेज सकता हूं, क्योंकि हमें ओनली 1 रूट फाइंड करना है। तो 1 रूट फाइंड करना है तो पूरे डिटर्मिनेंट को 0 में भेजा, 0 के नीचे डिवाइड हो गया, तो 3x - 2 इक्वल टू 0 बचा, और यहां से हमारा x इक्वल टू 2/3 आ गया। x इक्वल टू 2/3 इज आवर आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो हम आगे इसमें बढ़ेंगे नहीं, x की वैल्यू 2/3 हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है थोड़ा सा, और टीजीटी 2003 की परीक्षा में, वाह कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, और टीजीटी 2003 की परीक्षा में आया हुआ है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या मान होगा एक्स का। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको बिना सोल्व करके भी लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक्स का मान माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा, लेकिन हम कंफर्म करेंगे। कैसे करेंगे कंफर्म, हमने क्या किया, यहां पर ऑपरेशन लगाया, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। या R1 ना लगाकर कॉलम में लगाते हैं, ठीक है, कॉलम में लगाते हैं। और कॉलम फर्स्ट में हमने क्या किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहां a है, सेकंड में x प्लस बी, सी है, तो ये भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी, और ये x प्लस सी। अब यहां पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, और जैसे ही कॉमन लिया अंदर 1 1 1, और बी एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी, ये हमारा अंदर बचा। ये सब बराबर जीरो हमें गिवन है, दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस पूरे डिटरमिनेंट को मैं जीरो में भेज दूंगा, क्योंकि हमें तो एक x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास जीरो आया, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी पूरा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में उधर पहुंचकर माइनस का a प्लस बी प्लस सी के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा सेकेंड आंसर करेक्ट। तो इट मीन्स मेरा जो सही अंदाजा बिल्कुल सही निकला अंदाजा, ठीक है। इसी प्रकार हम एग्जाम में भी अप्लाई करेंगे, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे अपने 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है समीकरण, 3 समीकरण दिए हैं, इसका हल है, हल क्या होगा। अब यदि मैं एग्जाम की बात करूं, टीजीटी एग्जाम, ये भी पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 में आया हुआ है, या फिर टीजीटी में आ जाए। यदि एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम की दृष्टि से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल चेक करेंगे ये जो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जो ऑप्शन तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं, 2 होगा, पहला ऑप्शन है हमारा 2 1 3, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू 2 रखी तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6, और प्लस का 1, y की 1, और z की -3, तो 6 और 1 7 में से -3 किया तो 4 आया, जो कि यहाँ 2 दे रखा है। तो हमारा पहला आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने पहला आंसर, ठीक है, काट दिया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, x की 2 रखी, तो जब हमने x की 2 रखी तो ये हो गया 2 की 3 में 6, और y की -1, और z की -3 होगी। 3 और 1 4, माइनस का 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। यहां उम्मीद थोड़ी सी हमारी जगी, क्योंकि हम यहां पर भी 2 मिला है, ठीक है। अब यही वैल्यू हम सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रखने के लिए क्या किया, x की 2 रखी, y की -1 तो -2 हो गया, z की 3 रखी तो ये हमारा 2 से 2 कट के 3 आ गया, और 3 ही हमें यहाँ पर गिवन है, तो सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड में हम पुट करते हैं, तो x की हमने यहाँ पर -2 पुट की, और y की -1, और z की 3 रखेंगे, तो 3 4 जा प्लस का 12, 12 में से -3 माइनस किया तो 9, और ये भी बिल्कुल सेम आ गया। तो इट मीन्स हम आंख बंद करके कह देंगे कि हमारा बी इज दी करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 -1 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू होंगी। यदि हम अपने ट्रेडिशनल मेथड पर आए तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डेल्टा तैयार करना पड़ेगा। डेल्टा एक ऐसा सारणिक होगा जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना होगा, जो कि कैसा बना हुआ होगा, 3 1 -1 1 2 1 और -1 1 4, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए हमें फिर वही लेंथी प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, या फिर जो मैंने बताया थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है उसकी तरीके से हम करते हैं 1 2 1 लेकर, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करते हैं,
तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा क्या, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 1 और -1। ठीक है, माइनस लगाकर दूसरा ब्रैकेट उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और फिर हमारे पास आएगा 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 और प्लस का 2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, 24 में से 2 को माइनस किया, 22 आया, और 4 3 7, 7 और 2 9 होते हैं, 22 में से 9 को माइनस किया तो ये हमारा 13 के रूप में आएगा। ठीक है, ये डेल्टा का मान आया है, अभी क्वेश्चन बाकी है। तो 13 के रूप में हमारा डेल्टा का मान आ गया। फिर दूसरा हम डेल एक्स लेते थे, और डेल एक्स लेने के लिए क्या करेंगे, डेल एक्स इक्वल टू जो होगा एक्स वाले कॉलम को कांस्टेंट टर्म से हम रिप्लेस कर देते थे। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 2 3 9, तो x की जगह जो है वो आ जाएगा 2 3 9, ये आ गया हमारा 2 3 9। ठीक है, और y और z के कॉलम इसी प्रकार रहेंगे, कौन कौन से, 1 2 1 2 1 माइनस 1 1 4, 1 2 1 माइनस 1 1 4, 1 2 1 माइनस 1 1 4। और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए भी हमने क्या किया, सही मेथड तो जो जल्दी थोड़ा टाइम बचाएगा वही है कि हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया। दोबारा से हमने यहाँ पर 2 3 माइनस 1 लिया, और 1 2 1 लिया, और मल्टीप्लाई स्टार्ट की। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1 1 9, और 3 1 जा 3 1 माइनस का 3, माइनस लगाकर उल्टी तरफ से 4 3 जा 12, और प्लस का 2 और माइनस का 18। और ये सोल्व करेंगे, 16 9 25 में से 9 3 गया 22, और माइनस का ये हो गया हमारा 12 और 2 14, 18 में से 14 माइनस किया -4, तो +4 हो जाएगा, ये आ गया 26। ठीक है, उसी प्रकार अब हम डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को वाई पर रिप्लेस कर देंगे, जो एक्स का था डेल एक्स में, अब वो वाई की जगह आ गया। ठीक है, और वाई, हाँ, जेड वाले ऐसे ही रहेंगे और एक्स वाले भी ऐसे ही रहेंगे। एक्स वाला हमें देखना पड़ेगा 3 1 -1, एक्स के रूप में है 3 1 -1। वैसे हमें आंसर प्राप्त हो गया, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से एक बार बताना और चाह रहा हूं, जिससे कि क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं भूलना, क्योंकि हमें शिक्षक बनना है। तो शिक्षक बनने के बाद छात्रों को तो अपने तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा जैसा उनके सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन एग्जाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए और मेरिट में आने के लिए हमें समय बचाना होगा, क्योंकि 125 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें दिमाग लगाकर शॉर्ट ट्रिक और समय को बचाते हुए सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई की, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, प्लस 2 1 जा 2, प्लस का -1 है तो ये -1 के रूप में आएगा, और -1 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, प्लस उल्टी मल्टीप्लाई की तो 4 2 जा 8, प्लस 27 और प्लस 3, तो ये हो गया 9 और 1 10, 36 में से 10 माइनस किया 26, प्लस 27 और 3 30 और 8 38, और दोनों को जोड़ा 8 और 6 14 का 4 1 64। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि चेक कर लेते हैं। 3 3 9 चौक 36, 2 एकम 2 -1, अच्छा 2 के रूप में आएगा ये, 2 एकम 2 की एक में गुणा -2 आएगा, और 9 एकम माइनस का 9 आएगा, 2 चौक 8, 3 निम 27, और ये प्लस का 3 के रूप में आएगा। ठीक है, तो 9 और 2 11 हो गए, 36 में से 11 को माइनस करेंगे तो इसमें से कम कर देते हैं, कितना 25 आ गया अब हमारे पास। और इधर कुछ दिक्कत, 27 और 3 30 होते हैं, 30 और 8 38 होते हैं, 8 5 13 का 3 1 63 के रूप में आया अब।
ठीक है, अभी भी थोड़ा सा मुझे शक है, क्योंकि देखते हैं एक बार। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक क्या हुई है मुझे पकड़ में आ गई है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा बातों में माइंड डाइवर्ट हो गया था। तो क्या हुआ है यहाँ पर, प्लस हम माइनस लगाने की जगह प्लस लगा दिया, है ना। तो इसको हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि बीच में जो आता है वो माइनस आता है। तो यहाँ पर -38 होगा, और -38 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8 में से 5 गया 3, 13 के रूप में प्राप्त होगा डेल वाई का मान। ठीक है, इसी प्रकार डेल जेड निकालेंगे। डेल जेड निकालने के लिए अब हमें जेड वाले एलिमेंट्स को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, 3 1 -1 1 2 1, तो इसी प्रकार आएगा 3 1 -1 1 2 1, और जेड थर्ड कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस हो जाएगा 2 3 9 के रूप में। और फिर इसको सोल्व करने के लिए मैंने 3 1 -1 और 1 2 1 को रिपीट किया। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी शुरू की। 3 2 6, 6 9 54, और 3 1 3 -1 3, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस लगाकर अब उल्टी मल्टीप्लाई की तो 9 1 9 प्लस 3 3 9 और 2 2 4। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां से हमें क्या मिला, 54 में और 2 56, 56 में से जब हमने 3 को माइनस किया तो 56 में से 3 गया 53 के रूप में, 56 में से 3 गया, ठीक है, 53 के रूप में मिला। और माइनस 9 9 18, 18 में से जब 4 को माइनस करेंगे 14 आएगा, और 13 में से 4 माइनस किया 9, और 4 में से 1 गया 3, 39 आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होती है हमारी, x की वैल्यू होती है डेल x अपॉन डेल, और डेल x की वैल्यू अभी देखो सबसे ऊपर हमने निकाली है 26, और डेल की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, डेल्टा का मान है 13। तो 26 अपॉन 13 लिखा हमने डेल्टा का मान, तो कट के आ गया x का मान 2। अब इसी प्रकार y की वैल्यू होगी y इक्वल टू डेल y अपॉन डेल, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और डेल्टा y का मान है हमारे पास माइनस का 13 अपॉन डेल्टा का 13, तो -1। और इसी प्रकार जब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर होगा डेल्टा z अपॉन z, और ये किस रूप में होगा, 39 अपॉन 13 इक्वल 39 अपॉन 13 हो गया हमारा 3 के रूप में। तो 2 -1 और 3 हमारा ये आंसर हो गया, 2 -1 और 3। ये ट्रेडिशनल मेथड, यदि हम इस मेथड से करेंगे क्वेश्चन को तो गलती होने की भी संभावना है, और टाइम तो वेस्ट होगा ही, टाइम ज्यादा लगेगा। तो 2 -1 3 यहां पर भी हमारा आया, लेकिन इसमें हम केवल 3 लाइनों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमने पुट की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया, और देखा कि कौन सा ऑप्शन हमारी सभी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता है। जो ऑप्शन हमारी सभी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी प्रकार है, और पीजीटी की 2009 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी 2009 की परीक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं आया हुआ क्वेश्चन है, और कहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय क्रेमर रूल्स, क्रेमर रूल से इसका हल करके बताना है कि क्या होगा। और क्रेमर रूल क्या होता है, क्रेमर रूल में वही डेल्टा इक्वल टू पहले निकालते हैं, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू डेल्टा अपॉन x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, एंड y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एक काम किया है। और काम किया है तो देखा भी है कितना समय इसमें लगता है, लेकिन ये समय की बर्बादी ना करते हुए, क्योंकि हम क्रेमर रूल से कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में क्रेमर रूल से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीजीटी एग्जाम में लिखा हुआ आया है क्रेमर रूल से कीजिए, लेकिन हमें वहां दिखाकर नहीं करना, हम केवल ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, और जो भी हमारा ऑप्शन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तीनों इक्वेशनों को
सेटिस्फाई करेगा 1 2 3 तीन इक्वेशन जो हमें गिवन है, तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो शुरू करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। ए ऑप्शन लिया x की 0, y की 1 और z की 2। तो x की जब हमने 0 रखी तो यह आ गया हमारा 0, y की 1 5 और z की हमने रखी 2, तो 7 2 जा कितने होंगे 14, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल गलत, फर्स्ट इज रॉन्ग। पहला क्वेश्चन, पहला जो इक्वेशन है वो पहले पार्ट से ही, पहले ऑप्शन से हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में आए हम, सेकंड ऑप्शन में कहा है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। तो x की 1 रखी तो 3 हो गया, y की 2 रखी 5 2 10 और x की 0 रखी तो 0। तो ये आएगा हमारा 10 और 3 13, जो कि पहले का मान है 13। तो फर्स्ट सेटिस्फाई होता है किससे, बी ऑप्शन से। अब देखते हैं कि बी ऑप्शन जो है वो सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। x की 1 रखेंगे तो सेकंड में 4 और y की 2 रखी 2 और z की जब हम 0 रखेंगे तो माइनस का 12 की 0 मल्टीप्लाई 0 और ये आएगा 6, जो कि यहां पर भी 6 लिखा हुआ है। तो हमारी थोड़ी सी संतुष्टि और बढ़ गई। और अब हम यही ऑप्शन थर्ड में पुट करके देखते हैं। x की 1 पुट की तो 2, y की 2 पुट की 9 2 जा 18 और z की जब हम 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ गया और 18 और 2 20 आ गया, यही इसका मान है। तीनों को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन हमें बी दिख गया, तो हम सी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। बी करेक्ट आंसर होगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। नो क्रेमर रूल, कोई हम यहाँ पर रूल वगैरह कोई अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में समय कम मिलेगा और क्वेश्चन हमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, टीचर्स बनने के बाद जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जब हम क्रेमर रूल या जो भी हमारे रूल है वो सब फॉलो करके पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे। लेकिन अभी हमें केवल टीचर बनने के लिए क्वालिफाई होना है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, वाह बहुत आसान क्वेश्चन है। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। केवल हमें इसका मान ज्ञात करना है और कहा है क्या मान होगा, a बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा या फिर 4 होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमें दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्योंकि यदि मैं इसको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट करके भी करूं तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो इसमें हमने थोड़ी सी इसमें हेल्प ली। क्या किया, R2 को कर लिया R2 माइनस R1 एंड R3 को कर लिया R3 माइनस R1। हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं और रो में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब हमने R2 माइनस R1 किया तो R1 तो हमारी ऐसी रहेगी 2000, 2001 एंड 2, 2000, 2001, 2002 ऐसी रहेगा। और R2 में अप्लाई किया R2 माइनस R1 तो 2003 में से 2000 को माइनस किया 3, ये 4 और ये 3, सॉरी ये भी 3 के रूप में आएगा। 2004 में से 2001 को माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 ही आएगा। ठीक है, 3 3 3 आ गया। अब R3 में R3 माइनस R1 किया, 2006 में से 2000 को माइनस किया तो ये आया 6 6 और 6 के रूप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सोल्व नहीं करना, अगले स्टेप में हमारे पास आंसर होगा। देखिए ये फर्स्ट रो ऐसी लिख दी, इसमें हमने कॉमन लिया 3, ठीक है, तो 1 1 1 और इसमें कॉमन लिया 6, तो ये भी 1 1 1 और बाहर आ गया हमारा 18। लेकिन हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है कि यदि 2 रो एंड 2 कॉलम्स, 2 रो और 2 कॉलम्स, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो, आर इक्वल, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो उसका मान 0 होता है। तो कहीं नहीं जाना, हमें केवल 0 की तरफ जाना है और 0 इज द करेक्ट आंसर। और एक विशेष बात मैं ये बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है, कैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि
उसमें सभी एलिमेंट्स में ओनली 1 1 का डिफरेंस हो या 2 2 का डिफरेंस हो, मतलब इक्वल डिफरेंस हो, जैसे 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 या 2 2 का डिफरेंस हो, तो आंख बंद करके आपको 0 पर ही आंसर लगाना है, कहीं और देखना ही नहीं, केवल इसका आंसर सदैव 0 के रूप में ही होता है। ठीक है, तो 11th के बाद अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, और 12th क्वेश्चन है इस प्रकार से। वाह, इसका भी मान पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जल्दी से कोशिश करेंगे। हमारे पास इसमें बहुत ही काफी ऑप्शन है करने के, कई तरीके हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीज यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को रिपीट करके भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में ओनली 1 एलिमेंट नॉन जीरो नंबर है और दोनों जीरो है, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल लेंगे और 1 लिया तो सब कैंसिल, अंदर हमारे पास केवल y एक्स स्क्वायर एक्स और वाई स्क्वायर बचा, और मल्टीप्लाई की तो ये आ गया y की y में मल्टीप्लाई की, y की y स्क्वायर में, तो हमारे पास बचा y की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 3। y की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 इज b, तो b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। और 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सी वैल्यू होगी। तो ये भी बहुत ही आसान है, अभी 12th क्वेश्चन कराया था उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है, यदि मैं इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं तो 1 लेंगे और 1 के सामने वाले सभी ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा केवल cos x, sin x और sin y एंड cos y। अब इसको 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, 1 की मल्टीप्लाई तो वही रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की इसको 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos की cos y में cos x cos y और माइनस साइन लगाकर sin x की sin y में sin x sin y। वाह, ये एक फॉर्मूला होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y इज ए फॉर्मूला, कौन सा, cos x प्लस y का। cos x cos y माइनस है तो ध्यान रखना है, फॉर्मूले भी याद होने बहुत जरूरी है, माइनस है तो प्लस में बनता है, cos x cos y माइनस sin x sin y इज cos x प्लस y, x प्लस y इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है ये इस तरीके से, क्वेश्चन में कहा है कि यदि 3 डिटर्मिनेंट दिए, तीनों इक्वल है और किसके इक्वल है, 0 के बराबर है, तब x का मान ज्ञात करना है। तीनों डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करना, हमें तीनों पर ध्यान ही नहीं देना, कोई सा एक डिटर्मिनेंट लेना है क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। ठीक है, तो हमने ओनली फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिया x 2 8 2 8x 8x2 और इसको सोल्व करने के लिए इसमें एक हमने ऑपरेशन लगाया, क्या, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये इससे आसानी से हो सकता है या फिर हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमने ऑपरेशन लगाया ये तो हमारे पास क्या बनेगा, x R1 में हम R2 प्लस R3 कर रहे हैं तो x प्लस 10 बनेगा, यहां पर भी x प्लस 10 के रूप में और ये भी x प्लस 10, ये 2 8x ही रहेगा, ये 8x2 और इक्वल टू है 0, सब 0 के बराबर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने x प्लस 10 को कॉमन लिया, अंदर जो भी बचा उसको हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि सारा 0 में पहुंचेगा और सारा 0 में पहुंचकर हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल टू 0। x प्लस 10 इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 10 कौन से ऑप्शन में, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी हमारा आंसर सही होगा। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा।
पहले ऑप्शन में दिया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और सेकंड ऑप्शन गिवन है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो हम इसको सोल्व करने के लिए देखिए ऑप्शन में, मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को पहले क्लास में भी कराया है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो पहले क्लास की वीडियो हमें देख सकता है। सोल्व करने के मैंने कई तरीके बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी, कैसे हम इसमें पुट भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की 1, वाई की 2, जेड की 3 पुट करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली इसमें एलिमिनेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन भी फॉलो कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जो भी हमें उचित लगेगा हम वो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम की व्यू से हम, मैंने पहले भी बताया था आपको, हम इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू कुछ पुट करके करें तो जल्दी हो सकता है। क्योंकि यदि मैंने यहां पर पुट किया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू लेट कर ली, x का मान लिया हमने 1, y का 2, z का 3, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट किस रूप में आ गया, 1 2 3, 1 2 दूनी 4, 3 3 9, और वाई जेड है 3 दूनी 6, जेड एक्स है 3, और एक्स वाई है 2। इस रूप में हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, और इसको सोल्व करना अब हमें आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें केवल रिपीट करेंगे 1 2 3 और 1 4 9 को, और मल्टीप्लाई करनी जैसे स्टार्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 जा 8, और 3 3 जा 9, और 6 2 जा 12 की 9 में की 108, माइनस इधर से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट की तो 2 2 जा 4 प्लस 27 प्लस 72, 4 3 जा 12, 6 जा 72, और ये आ गया हमारा 9 और 8 17, 17 और 8 8 7 15, 25 का 5 2, 125 माइनस का 7 2 9, और 7 13 का 3 1, 7 3 10, ये आया हमारा 22। ठीक है, 22 के रूप में हमारा ये इसका मान आ गया। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आंकिक मान नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड एक्स के रूप में दे रखे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमने पुट लेट की थी वो वैल्यू जिसमें पुट करके देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारा 22 आंसर आ रहा है। तो जल्दी से हम फर्स्ट ऑप्शन में जब रखेंगे तो यहां पर हमने क्या पाया, x की 1, y की 2 रखी तो माइनस का 1 आ गया, ये y माइनस जेड माइनस का 1 ये भी आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहेंगे साथ साथ, और z माइनस एक्स 2 के रूप में आया, ठीक है, और एक्स वाई क्या है 2, वाई जेड 3 दूनी 6, और जेड एक्स 3 एकम 3 माइनस का 3। तो ये क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तो बाहर हो गया, और 3 2 5 माइनस 6, ठीक है, -1 हो गया। तो आंसर आया है हमारा माइनस का 2, जो कि करेक्ट नहीं है क्योंकि 22 आना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो काट दो। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये वाला तो अभी अभी हमने सोल्व करा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये किसके बराबर आया था, 2 के बराबर आया था। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स की वैल्यू तो 2 हो गई। अब एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को चेक करना है। एक्स वाई क्या है 2, एक्स वाई कितना है 2, वाई जेड कितना है 6 प्लस का, और जेड एक्स कितना है हमारा, जेड एक्स कितना है बताइए, जेड एक्स है जेड एक्स, जेड की एक्स में मल्टीप्लाई 3 के रूप में है, तो कितना हो गया 6 3 9 2 11 दूनी 22 हो गया 22। लो तो 22 किस पे हुआ, बी पर 22 हुआ, तो 22 बी पर हुआ, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे तमाम क्वेश्चनों की यदि हम प्रैक्टिस करें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता टीजीटी क्वालिफाई करने के लिए, या फिर पीजीटी यूपी का टीजीटी पीजीटी या फिर डीएसएसबी को क्वालिफाई करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेहनत और क्वेश्चनों की जबरदस्त तैयारी हमें खुद ही करनी पड़ेगी, स्वयं करनी पड़ेगी।
आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन यदि आप और भी अधिक क्वेश्चनों की नॉलेज और भी अधिक क्वेश्चनों की जानकारी या क्वेश्चनों को लेना चाहते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हमारे पास, किस तरीके से हम उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, वो सब जानना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउन कर सकते हैं। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। विजय क्लासेस गाजियाबाद के नाम से प्ले स्टोर पर या iOS पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, और वहां तमाम क्वेश्चनों की जानकारी पा सकते हैं और हमारे साथ, हमारे एक विजय क्लासेस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा तक आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं।